ओके सो चलो अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिस्कस करते हैं। और ये वाला जाहिर सी बात है आप लोगों को ये आता है, सबको वैसे पता है, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स खुद से ऐड कर दिए हैं तो देयर आर चांसेस कि वो आप लोगों को नहीं पता हो। सो कोशिश कर ले कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि प्रो का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है एंशिएंट, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अर्लियर टाइम्स में जो सेल्स होते थे, अर्लियर टाइम्स के जो सेल्स होते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता था, नो न्यूक्लियस। एवोल्यूशन में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इस प्लेनेट के ऊपर था उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था। वैसे के वैसे सेल्स अभी भी हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो जब हम इन आजकल वाले सेल्स को बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो वो एंशिएंट न्यूक्लियस वाले सेल्स है, ये तो उन एंशिएंट सेल्स के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। तो अब एंशिएंट सेल्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता था, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यू होता है इसका मतलब होता है ट्रू या वेल, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसे सेल्स होंगे जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होगा एंड सो ऑन। सो मैंने यहाँ पर इसके हवाले से पहला पॉइंट जो है वो नोट किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसके जो डीएनए है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ड्रा करते हैं, उसमें हम कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह जो है वो नहीं ड्रा कर रहे होते। सो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम एक सेल ड्रा करते हैं, उस सेल के अंदर यहाँ पर डीएनए ड्रा करते हैं, और डीएनए को मैं आप लोग देख ले कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बंद कर देता हूँ। सो एक में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है और दूसरे में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस में इसको इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन है और इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। ये इसमें पहला डिफरेंस होगा। दूसरा आप लोग याद रखेंगे कि चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंशिएंट सेल्स है, अर्लियर टाइम्स के सेल्स है, तो इस वजह से इसमें ऑर्गेनेलीज भी नहीं बने। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आप लोग बोलेंगे कि इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे आते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, ईआर भी मौजूद है, लाइसोसोम भी मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, सब कुछ इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बट स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम मौजूद होता है। आप लोगों ने डिटेल में डिस्कशन की है कि राइबोसोम वाहिद ऑर्गेनेली होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होता है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ का राइबोसोम स्मॉलर इन साइज़ होता है और यहाँ का राइबोसोम लार्जर इन साइज़ होता है। और मैंने आप लोगों को राइबोसोम वाले लेक्चर में बताया है कि स्मॉलर इन साइज़ का यहाँ पर मतलब होता है कि इसके लिए यूनिट जो है वो 70s आता है और इसके लिए स्विडबर्ग यूनिट 80s आ रहा होता है। ये दोनों आप लोगों के लिए फ़र्ज़ बातें हैं, ये याद रखना है। अब अगर आप लोग बोलेंगे कि राइबोसोम तो मौजूद है और ऊपर आप बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, तो राइबोसोम वैसे आप लोग नोट करेंगे कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड है, राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। आगे मैंने लिखा है कि इट्स क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ डीएनए ओनली। अभी मैंने बोला कि सेल होगा और उस सेल के अंदर यहाँ पर डीएनए मौजूद होगा। जो क्रोमोसोम होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए से बना होता है, इसके साथ कोई भी प्रोटीन नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। 10th क्लास में आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम वाला कंसेप्ट डिस्कस किया है ना, तो न्यूक्लियोसोम और डीएनए दोनों कंबाइन मिला के किस चीज़ को बनाते हैं, ये क्रोमोसोम को बना लेते हैं। तो ये इसके क्रोमोसोम में क्या होगा, डिफरेंस होगा। आगे मैंने लिखा है
कि क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियोइड। अभी मैंने आप लोगों को आइडिया दिया कि ये सेल है, इसका ये डीएनए है, और डीएनए के जिस रीजन में मौजूद है इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो न्यूक्लियोइड आप लोग बोलेंगे कि ये असल में साइटोप्लाज्म का रीजन है, इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बस डायरेक्ट उसके अंदर इसका डीएनए या आप बोले इसका क्रोमोसोम जो है वो पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, डीएनए इसका जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर जीनोम होता है सब सेल्स का। आगे मैंने लिखा है कि प्लाज्मेड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज़ प्रेजेंट। जब आप लोग बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि इसका अपना जीनोमिक डीएनए होता है, लेकिन साथ में एक सर्कुलर और डीएनए होता है और उस सर्कुलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मेड। प्लाज्मेड बैक्टीरिया का एक खासियत है, आप लोग बोलेंगे कि ये बैक्टीरिया के डीएनए के हटकर डीएनए है, तो इस वजह से इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। ये बिल्कुल अलग डीएनए होता है बैक्टीरिया के डीएनए से। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई प्लाज्मेड का जिक्र नहीं होता। प्लाज्मेड का जिक्र आप लोग क्लास 10th में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कर चुके हैं, और आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें दोबारा आप लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मेड वेक्टर के तौर पर एक्ट करता है। आगे मैंने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप लोग नोट करेंगे कि उसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हाँ, बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड तब बनेगा जब वो क्या बनता है, जब उसमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। बाइनरी फिशन प्रोसेस से पहले ये क्या बन जाएगा, ये डिप्लॉयड हो जाएगा। तो जनरली ये हैप्लॉयड रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैप्लॉयड भी हो सकते हैं और डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। नॉर्मली वैसे यूकैरियोटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन अगर इन केस मियोसिस होता है तो मियोसिस के रिज़ल्ट में वो हैप्लॉयड बन जाएंगे। स्पर्म और एग को आप लोग देख लेना, वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पार्थिनोजेनेसिस डिस्कस किया था कि उसमें जो पार्थिनोजेनेसिस में जो हनी बीज के ड्रोन्स बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हर एक सेल के अंदर हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। आगे मैंने डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला सबको पता है, इसकी मदद से लोकोमोशन या मूवमेंट अकर हो रहा होता है। फ्लैजिला की मदद से क्या होता है, मूवमेंट या लोकोमोशन। ये जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन को बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। सो फ्लैजिल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स यू नीड टू रिमेंबर इज मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। और यूकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजिला है वो आप लोगों ने 9th क्लास में, अब न्यू 9th में भी ऐड कर दिया है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। हमने सेंट्रियोल वाले टॉपिक में जिक्र किया है कि फ्लैजिला किस चीज़ से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। मैंने वैसे यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन आप लोग ख़ुद से यहाँ पर ऐड कर दें कि इसका जो फ्लैजिला होता है ये रोटेटरी मूवमेंट शो करता है, रोटेशन कर रहा होता है, ऐसे रोटेट हो रहा होता है। और जो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला होता है ये आप लोग बोलेंगे कि ये वेव लाइक मूवमेंट शो करता है। कौन सा मूवमेंट शो करता है, वेव लाइक मूवमेंट शो कर रहा होता है। ठीक है, इसमें ये एक और डिफरेंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। सब ने डिस्कस किया था 10th क्लास में कि जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो वो बाइनरी फिशन की मदद से डिवाइड होता है। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो आगे में आप लोगों के सामने 2 प्रोसेसेस आएंगे, माइटोसिस और मियोसिस। तो यूकैरियोटिक सेल्स हमेशा माइटोसिस या मियोसिस की मदद से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। माइटोसिस आप लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स में अकर होता है, और मियोसिस आप लोग बोलते हैं कि वो जर्म लाइन सेल्स में होता है स्पर्म और एग बनने के लिए। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसका जो डीएनए है, जब हम इसका डीएनए निकालते हैं तो उस डीएनए में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, एक्सॉन मौजूद होते हैं। एक्सॉन आप लोग बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, ये कोडिंग रीजन्स होते हैं। जब आप लोग डीएनए देखते हैं ना, सपोज करते हैं ये डीएनए है या ये आरएनए है, तो इस डीएनए या आरएनए के अंदर यहाँ पर मौजूद होंगे कुछ रीजन्स जो प्रोटीन बना सकते हैं और कुछ रीजन्स जो प्रोटीन नहीं बना सकते।
जो प्रोटीन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो प्रोटीन नहीं बनाते उसको इंट्रॉन बोलते हैं। इंट्रॉन का स्पेलिंग क्या होता है, इंट्रॉन का स्पेलिंग होता है INTRON। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्सॉन मौजूद है। लेकिन जब हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें कोडिंग रीजन्स भी मौजूद है और नॉन कोडिंग रीजन्स भी मौजूद है, एक्सॉन्स भी मौजूद है और इंट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, दोनों इसके हिस्से मौजूद होते हैं। इस एक्सॉन के साथ लिख ले कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। आसान अल्फाज में एक्सॉन प्रोटीन बना सकता है, इंट्रॉन प्रोटीन नहीं बना सकता। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स है वो है आर्किया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप लोगों को फ़िलहाल नहीं पता कि क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे आप लोग। साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स के साथ थोड़े बहुत मिलते हैं, है यूनिसेलुलर कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के साथ रेजिम्बल करते हैं। और आर्किया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ये बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज़म्स है, आप लोगों ने ये नहीं पढ़े, आप लोगों के लिए नए हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो 4 किंगडम्स है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। मैंने वैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि 9th क्लास में कि ये किंगडम मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा भी यूकेरियोटिक है, फंजाई भी यूकेरियोटिक है, प्लांटाई भी यूकेरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकेरियोटिक है। तो एक किंगडम प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे यूकेरियोटिक है। मेरे ख्याल में कि 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मिस कर दिए हैं। इसका जो DNA होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो सर्कुलर DNA होता है। जब आप लोग इसका DNA देखते हैं तो वो कैसे सर्कल के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर जो DNA है वो लॉन्ग एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, सीधे ऐसे आप लोग डबल स्ट्रैंडेड बना रहे होते हैं, और यहाँ पर आप लोग एक सर्कल के फॉर्म में बना रहे होते हैं। ये इसके हवाले से कुछ बातें हैं, और मैं आगे जाके यही डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ कि ये लेक्चर्स मैं टेम्प्रेरी अपलोड कर रहा हूँ। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है, तो अगर उसमें आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएंगे आप लोग। और बस ये है कि उसमें इंटरेक्शन होती है, आमने सामने में बोलता हूँ, आप क्वेश्चन पूछते हैं और नोट्स वगैरह थोड़े से उसमें डिटेल में होते हैं। तो उसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज करेंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।